तो स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटेंस चैप्टर का चौथा लेक्चर है। हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ रहे थे। कैपेसिटेंस चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 4 है। ओके, तो हम लोगों ने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक दो तरह का होता है, पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तब हमने देखा था कि पोलराइजेशन क्या होता है। तो पोलराइजेशन क्या होता था कि जब भी कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते थे तो जो डाइपोल मोमेंट होता था दो तरह का हो सकता है। एक तो या तो परमानेंट उनके पास रहेगा ही, और दूसरा होता है इंड्यूस डाइपोल। तो इनका जो अलाइनमेंट हो जाता था अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसको पोलराइजेशन बोलते थे। फिर हमने एक पोलराइजेशन का वेक्टर देखा था। ओके, तो आगे हम लोग देखेंगे इससे आगे। तो मान लीजिए हम अभी देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो मान लेते हम लोग EO, VO एंड CO। EO क्या है हमारा? इलेक्ट्रिक फील्ड। VO क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। और CO क्या है? कैपेसिटेंस। और ये सब क्या है? पोल, वो जो लगा है O का मतलब हम मानते हैं जब डाइलेक्ट्रिक नहीं है तब का, एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, और फिर हम बोलते हैं E, V और C जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम अभी इसका इफेक्ट देखेंगे। ओके, E फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये कैपेसिटेंस है इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो हम देखते हैं जो EO होता है हमारा, वो होता है VO बाय D के बराबर। E बराबर V बाई D, आपको याद होगा। इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को हम बोलते हैं Q बाई A इंटू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक हम देखते हैं तो ये होता है EO माइनस EI। ये क्या होता है? सिग्मा माइनस सिग्मा I बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्या होता है? Q माइनस QI बाय एप्सिलॉन नॉट। और यही होता है V बाय D के इक्वल। ओके, ऐसे हम लोग देखते हैं जब कैपेसिटेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक देखते हैं तो वो होता है Q बाय VO के बराबर। और जब हम प्रेजेंस में देखते हैं C तो वो होता है क्या चीज़? Q माइनस QI बाय V के बराबर। ओके, अब हम लोग एक चीज़ और देखते हैं, जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसी को हम लोग जो दूसरा नाम देते हैं वो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। इसको K से भी लिखा जाता है और ER से भी लिखा जाता है। यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इन एब्सेंस बट्टे इलेक्ट्रिक फील्ड इन प्रेजेंस का रेशियो। यही बराबर होता है पोटेंशियल डिफरेंस इन एब्सेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक बट्टे पोटेंशियल। और यही हो जाता है C बाय CO के बराबर। और C बाय CO भी करेंगे तो यहाँ से हमको पता चल जाएगा, यही इक्वल हो जाएगा। इन यहाँ पर अगर लिखेंगे तो ER जो हमारा यहाँ से आ जाता है Q बाय Q माइनस QI। ये हो जाता है सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा I। ये हो जाता है E बाय EO। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? K का मान। तो K बराबर क्या हो गया? Q बाय Q माइनस QI। ओके, इसका मतलब है हमारा
हमने जो क्यू आई बोला था वो क्या था, वो क्यू इंटू 1 - 1/k था। यहीं से हम क्या बोल सकते हैं, के एक और हमने क्या लिखा था, सिग्मा बाय सिग्मा माइनस सिग्मा आई। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि सिग्मा आई जो होगा वो होगा सिग्मा इंटू 1 - 1/k के बराबर बोल सकते हैं। ओके, फिर देखना है आपको। अब हम लोग देखेंगे कि कैपेसिटेंस पे डिफरेंट कन्फिग्रेशन का, अलग अलग कन्फिग्रेशन में देखेंगे कि कैपेसिटी या कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आता है। कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट कन्फिग्रेशन। ओके, तो आपको पता है जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो क्या होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी के बराबर। ओके, तो ऐसे हमारा कैपेसिटेंस होता था, एक प्लेट दूसरा प्लेट प्लस होता था एक माइनस होता था, हम लोग नॉर्मली ऐसा दिखाते थे। अभी क्या हो गया, इसको बोलते थे कैपेसिटेंस। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग डाई इलेक्ट्रिक भर देंगे। ओके, ये जो हमारा कैपेसिटेंस है ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, डाई इलेक्ट्रिक भर के देखेंगे कि क्या फ़र्क आता है। तो पहला जो है वो है हमारा, इफ कैपेसिटर इज पार्शियली filled with dielectric। तो क्या करें, मान लीजिए हमारा ये से दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जिनके बीच का दूरी कितना था, d था। इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने t थिकनेस का, ओके, हमने t थिकनेस, ये मान लीजिए थिकनेस t है, मैं क्या भर दिया है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया है। मान लीजिए इसको हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया। ओके, जिसका परमिटिविटी रिलेटिव है ER के बराबर। तो इसके अंदर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा वो क्या आएगा, एब्सेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बट्टे ER के बराबर। ठीक है, ओके। अब हम लोग देखते हैं कि जब डाई इलेक्ट्रिक को दोनों प्लेट के बीच में, ये जो प्लेट है हमारा और नीचे वाला जो प्लेट है उसके बीच में पार्शियली फील्ड भर दिया गया। पार्शियली फील्ड मतलब कुछ, पार्शियली फील्ड का क्या मतलब होता है कि जो डाई इलेक्ट्रिक का थिकनेस है वो दोनों प्लेट के दूरी से कम रहेगा, थोड़े ही दूर में भरा हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा इन एब्सेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक था उस समय पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मान था वो क्या था, प्लेट के बीच में, को याद होना चाहिए, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये कितने दूरी में था, कितने दूरी में फैला हुआ था, एग्जिस्ट इन डी स्पेस, ये जो पूरा डी दूरी था उसमें था। जब हमने डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस कितना T इंसर्ट कर दिया है, T इज इंसर्टेड, तो अभी इतने दूरी में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आएगा वो कितना आएगा, E0 बाय ER के बराबर इन थिक स्पेस T। और बाकी जगह में तो EO ही रहेगा, यहाँ पे तो EO रहेगा, यहाँ पे भी EO रहेगा, बस इस बीच में चेंज हो जाएगा। एंड इन रिमेनिंग
पार्ट कितना हो जाएगा, पूरा डी था उसमें से टी चला गया, ई ओ एग्जिस्ट यानी ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड जो था वही रहेगा। तो अभी आपको हमको टोटल पोटेंशियल बताना है क्या होगा, टोटल पोटेंशियल जो भी आएगा वो क्या होगा। भी बराबर होता है ई इंटू डी। तो हमारा जो ई ओ है वो कितने दूरी में है, डी माइनस टी की दूरी में है, प्लस जो ई है वो कितने दूरी में है, टी दूरी में फैला हुआ है। अब इसमें हम इसको ई को क्या लिख सकते हैं, ई ओ बाई ई आर। ओके, चलिए तो हम बोल रहे हैं कि जो भी का जो मान होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा ई ओ इंटू डी माइनस टी प्लस, आपको पता होगा इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ओ हमने कॉमन निकाला है तो इसको हम लिख सकते हैं ई बाई ई ओ इंटू टी। अब आपको पता है कि ई ओ बाई ई को हम बोलते थे रिलेटिव परमिटिविटी या डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट नहीं होता, हर एक मीडियम के लिए अलग अलग होता है, एयर का कुछ और वाटर का कुछ और। तो अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं फिर से, ई ओ इंटू डी माइनस टी प्लस टी, ई बाई ई ओ को 1/ER लिख सकते हैं। ओके, और हम लोग ई ओ को क्या फिर से लिख सकते हैं, सिग्मा बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारा जो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का जो मान आ गया वो आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई ई आर। और आपको पता है वोल्टेज पता चल गया तो सी बराबर क्या होगा, क्यू बाई भी। तो वो जो निकल के आ जाता है वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी माइनस टी, टी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 1/ER। ओके, ऐसा निकल के आ गया। तो इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चला कि अगर हम लोग केवल टी थिकनेस में, जो कि हमारे पूरा विड्थ से कम है, मतलब पार्शियली ही डाइलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो अगला केस क्या हो सकता है, तो अगला केस हो सकता है कि हम पूरे में पार्शियली फील्ड करने के बजाय पूरे में डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने, तो हमारे उस समय पे डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस का मान क्या हो जाएगा, टी बराबर डी रख देंगे इसी फार्मूले में। तो जो हमारा दूसरा केस है कि इफ मीडियम, मीडियम मतलब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज फुल्ली प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस, यानी ये दो स्पेस के बीच में मीडियम पूरे में फैला हुआ है, पूरे में हमने डाइलेक्ट्रिक भर के रखा है। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो हमारा फार्मूला आया था उसमें डी बराबर टी रखना पड़ेगा। हमारा फार्मूला क्या आया था कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/ER। अब जब टी बराबर डी रखेंगे इस फार्मूले में तो सी का कितना मान आ जाएगा, रखिए एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी माइनस डी इंटू 1 माइनस 1/ER। तो ये आ जाएगा ई नॉट ER ए बाई डी। ओके, ये आपका आ जाएगा। ओके, अब ये तो था जब हम लोग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम लोग किसी कंडक्टर के लिए निकालते हैं,
अभी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं, अभी कंडक्टर है, तो उसके लिए ई आर का मान क्या होता है। देखिए एक केस है कि इफ कैपेसिटर इज पार्शियली filled by a conducting slab, कंडक्टर है ये, ध्यान दीजिए, कंडक्टिंग स्लैब जिसका कि थिकनेस हमने दे दिया है टी, अब वो डी से कम है। डी क्या है, दोनों प्लेट के बीच का दूरी। तो ये जो दो प्लेट हैं इसमें हमने एक कंडक्टर भर दिया, ओके, जिसका थिकनेस टी है, और ये जो पूरा दूरी है वो प्लेट के बीच का सेपरेशन डी है। तो हमारा जो कंडक्टर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बाहर में तो ई ओ के बराबर रहेगा ही अंदर में। इसका क्या मतलब, कंडक्टर का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। क्या हो जाता है, 4, ये ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान नहीं रखने से तो जिंदगी आगे क्या ही चलेगा, जिंदगी तो है, चलता ही रहता है। 4 कंडक्टर ई आर इज, तो हमारा जो कैपेसिटेंस का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी टू 1 माइनस 1 बाई ई आर का मान कितना रख देंगे, इन्फिनिटी, और 1 बाई ए कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि हमारा जो कैपेसिटेंस का मान होगा हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी माइनस टी। कब, जब हम लोग इसमें कंडक्टर भरेंगे, ओके। अब हम लोग इसमें एक और कंडीशन पढ़ने जाने, उसको बोलते हैं क्या कि डाई इलेक्ट्रिक को भर के हम लोग एक तो डिस्टेंस का डिवीज़न कर लेते हैं और दूसरे केस में एरिया का डिवीज़न करते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है, ओके। तो हमारा टॉपिक का नाम है डिस्टेंस डिवीज़न बाय डाई इलेक्ट्रिक। ओके, तो इसमें क्या करते हैं कि डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं लेकिन एरिया सेम रहता है। तो उस जैसे देखें, ये हमारा कैपेसिटर था, ओके, कैपेसिटर था, तो इसके बीच में पूरा दूरी कितना था, प्लेट के बीच का दूरी डी के बराबर। तो हमने क्या किया, हमने इसका कुछ दूरी में एक अलग डाई इलेक्ट्रिक भरा जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ER1 था, और दूसरे दूरी में ER2 रखा, ओके। देखिए मान लीजिए हमने इसमें क्या किया है, एक अलग मीडियम भरा है, डिस्टेंस का क्या हो गया, डिवीज़न हो गया यहाँ पे, वही तो बोल रहा हूँ। और यहाँ पे कोई और डाई इलेक्ट्रिक है इतना दूर में, तो इसको हम बोल देते हैं D1 और इसको बोल देते हैं D2, ओके। अब 2 पॉइंट जो नोटिस करने वाला बात है, इसमें क्या होता है, डिस्टेंस इज डिवाइडेड एंड एरिया क्या रहता है, एरिया हमारा सेम रखते हैं। दूसरा, इसमें हम जो मानते हैं, देखिए ये इसको हम ऐसा बोल देते हैं, तो ऐसा एक कन्फिग्रेशन बन रहा है यहाँ तक में और यहाँ तक में, तो इसको हम बोलते हैं कि इसको सीरीज की तरह ट्रीट करते हैं। कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, कैसा कन्फिग्रेशन है, सीरीज में। तो हमको बताइए अभी ये डिवीज़न देने से इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, C1 जो पहला वाला है उसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 गुने
ER1 और C2 का मान क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D2 इंटू ER2 के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब जब ये दोनों सीरीज में है तो सीरीज कन्फिग्रेशन में क्या होता है, इक्विवेलेंट 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो 1/C1 आएगा D1/A एप्सिलॉन नॉट ER1 प्लस D2/A एप्सिलॉन नॉट ER2। यहाँ से क्या आ जाएगा, फिर से सॉल्व करने पे ये इसी का मान कितना आ जाएगा, ER1 ER2 D1 ER2 D2 ER1, इसको गुना हो जाएगा 1/A इंटू एप्सिलॉन नॉट से। तो यहाँ से पलट देंगे तो हमारा जो कैपेसिटेंस का मान आ गया वो आ गया एप्सिलॉन नॉट A गुने ER1 ER2 बाय D1 इंटू ER2 प्लस D2 इंटू ER1। इसको बॉक्स में अभी घेर दीजिए। अब ये तो आ गया जब हमने अलग अलग डिस्टेंस पे अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, इसको डिस्टेंस डिवीज़न बोलते हैं। अब इसमें एक केस ऐसा होगा जिसमें ये जो डिस्टेंस है वो सेम हो जाए, यानी D1 बराबर अगर D2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, तो हम देखते हैं कि जो C का मान आता है वो आता है A एप्सिलॉन नॉट बाय D इंटू 2 ER1 ER2 बाय ER1 प्लस ER2 ER1 प्लस ER2। ओके, नीचे में तो ये भी आसान है, इसको तो निकाला जा सकता है थोड़ा सा भेजा का यूज करके। ER1 ER2 बाई ER1 प्लस ER2, ये लिखा हुआ उधर, कुछ लोगों को देखने में कठिनाई होता है इसलिए दोबारा लिख दिया गया। इसको हम स्पेशल केस बोल सकते हैं जब क्या है D1 बराबर D2 है। स्पेशल केस जब D1 बराबर D2 है तो क्या होगा, ये था जब हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया, एरिया को सेम रखा। अब हम लोग क्या देखेंगे, एरिया डिवीज़न बाय डाइलेक्ट्रिक। इसमें क्या करेंगे, एरिया डिवाइड करेंगे, एरिया को डिवाइड करेंगे और डिस्टेंस क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। क्या बोल रहा हूँ, एरिया इज डिवाइडेड एंड डिस्टेंस रिमेन्स सेम। तो कैसा है, ऐसा करके हमारा एक कैपेसिटर था, इनके बीच की दूरी D थी, तो इस बार D को तो सेम रखेंगे। डाई इलेक्ट्रिक ऐसा भरेंगे कि आधे एरिया में कोई, आधा नहीं बोल रहा हूँ, कुछ एरिया में ये वाला रहेगा और कुछ एरिया में वो वाला। मान लीजिए A1 एरिया में है ER1 और A2 एरिया में भरा हुआ है ER2। जैसा रंग भरे तो समझ में आए, रंग भर दिया हमने। इतना एरिया में क्या है, ER2 वाला डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है और बाकी एरिया में, इतना वाले एरिया में क्या भरा हुआ है, ER1। डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो ये कैसा कन्फिग्रेशन बन रहा है, ये इधर एक बन रहा है और ग्रीन वाला नीचे बन रहा है। तो ये कन्फिग्रेशन कैसा बना, ये पैरेलल कन्फिग्रेशन बना। कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। ओके, अच्छा,
अब हमको निकालना है इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहले तो हम लिखेंगे कि पहले वाले का कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो वो आएगा A1 एप्सिलॉन नॉट ER1/d के बराबर, और दूसरे वाले का कितना आएगा एप्सिलॉन नॉट ER2 A2/d के बराबर। पैरेलल में है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए क्या होगा C बराबर C1 प्लस C2। तो वहाँ से हमारा जो C का मान है वो आ जाता है एप्सिलॉन नॉट बाय डी तो कॉमन है, अंदर में है ER1 A1 प्लस ER2 A2, जोड़ के इन दोनों को C1 प्लस C2 करके। इसमें एक स्पेशल केस क्या हो सकता है, जब आधा आधा एरिया में भरा हो, यानी A1 बराबर हो जाए A2, तो रख दीजिए इसमें A1 बराबर A2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा A एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ER1 प्लस ER2/2 के बराबर। जो है स्पेशल केस के लिए। अब एक केस आता है जहाँ पे हमारा जो डाई इलेक्ट्रिक, और ये सब पे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। वेरिएबल डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यहाँ पे जो हमारा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो वेरिएबल है। ओके, तो ऑब्वियस बात है जहाँ पे वेरिएबल आता है तो हमको क्या कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा और उसको जो दिया हुआ कंडीशन रहेगा उसके हिसाब से इंटीग्रेशन करना रहेगा, है ना। तो इफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज वेरिएबल देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सेलेक्टिंग एन एलिमेंट एज पर द गिवन कंडीशन एंड देन इंटीग्रेटिंग। तो इफ डिफरेंट एलिमेंट जो है हमारा पैरेलल में रहता है, तो सीधा सीधा क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटेंस जोड़ के बराबर होता है, तो सारे एलिमेंट का जोड़ मतलब इंटीग्रेशन, वेयर DC क्या है, छोटा सा जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया उसका कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ सेलेक्टेड, छोटा एलिमेंट को हम लोग डिफरेंशियल एलिमेंट भी बोलते हैं, डिफरेंशियल एलिमेंट। तो सारे छोटे छोटे एलिमेंट का इंटीग्रेशन करके हमको मिल जाएगा कब, जब ये पैरेलल में होगा। जब इफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर इन सीरीज, अगर सीरीज में है तो आपको पता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है 1/c, सॉरी कैपेसिटेंस 1/c इंटीग्रेशन डी ऑफ क्या हो जाएगा 1/c के बराबर। तो इससे क्या होगा, दिस इक्वेशन इज सॉल्व्ड टू फाइंड क्या चीज, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब ये सवाल बनाएंगे तो आपको समझ आएगा क्या बोल रहा हूँ, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। तो अब हमको देखना है, अब हमको जो देखना है वो देखना है फोर्स ऑन ए डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, फोर्स ऑन ए डाई इलेक्ट्रिक इन अ कैपेसिटर, किसी कैपेसिटर में जो डाई इलेक्ट्रिक रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लग रहा होगा ये हमको पूछेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये हमारा है क्या चीज़, कैपेसिटेंस, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, ओके।
ये जो है हमारा वो है डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। तो ऐसा हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। चलिए, तो हमने देखा, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक हैं, ठीक है, उसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हम लोग कंसीडर करते हैं dx। यहाँ से क्या करते हैं, देखिए मान लिया क्या कि ये दूरी x है, ओके, और ये थोड़ा सा जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दूरी है dx, ठीक है। और ये जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, कोई एक्सटर्नल एलिमेंट है जो इसको फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय एक्सटर्नल एजेंट, और इस डाइलेक्ट्रिक को कैपेसिटर के अंदर से खींच लिया ऐसा करके। तो कितना दूरी शिफ्ट कराया है, dx दूरी शिफ्ट कराया है। तो हम क्या लिख रहे हैं, लिखिए कंसीडर ए डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट कितना, dx ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ओके। अब हम क्या मान रहे हैं, हम ये मानते हैं कि नेट फोर्स जो है ना इस पे, उसको हमेशा 0 रख रहे हैं, कीपिंग नेट फोर्स ऑन इट 0। इसका क्या मतलब है कि डाई इलेक्ट्रिक जो है, डाई इलेक्ट्रिक स्लोली मूव कर रहा विदाउट एक्सेलरेशन, फोर्स नहीं मतलब एक्सेलरेशन ही, डाई इलेक्ट्रिक मूव्स स्लोली विदाउट एक्सेलरेशन, ओके। तो इसका क्या मतलब है कि जो डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क हो रहा है, प्लस जो इसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ रहा है, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। WF क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्प्लेसमेंट dx, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा कि इसका मतलब है जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा वो होगा माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपको पता है ये जो WF होगा वो कितना होगा, माइनस F इंटू dx, F इंटू dx, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आएगा, Q स्क्वायर D/C/2, ये आ जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्योंकि जो हमारा वर्क डन होता है वो होता है Q स्क्वायर, जो एनर्जी होता है वो क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2C के बराबर, ठीक है ना। W बराबर क्या होता है, Q स्क्वायर बाय 2C। तो यहाँ से हमको आ जाएगा माइनस F dx आ जाएगा, माइनस Q स्क्वायर DC बाय 2C स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई कर दिए, जो फोर्स निकल के आ रहा है वो आ रहा है Q स्क्वायर बाय 2C स्क्वायर DC बाय dx, ठीक है। अब ये इक्वेशन का हम लोग फोर्स बिटवीन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए यूज कर सकते हैं, जब कैपेसिटर में एक
ये किया जा सकता है। अब क्या बोलता है कि जब कैपेसिटर में एक बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, तो अगर बैटरी जब तक कनेक्शन में है तब तक बैटरी क्या करेगा, जितना वोल्ट का बैटरी है उतना वोल्टेज मेंटेन करके रखेगा। क्या बोल रहे हैं, पहले तो लिखिए, दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर फोर्स बिटवीन प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब क्या कर रहा है आगे, आगे क्या कर रहे हैं कि इफ द कैपेसिटर हैज बैटरी कनेक्टेड टू इट, यानी इसमें बैटरी कनेक्ट किया हुआ है, तो क्या रहेगा, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो वो जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना होगा, Q बाई सी के इक्वल, तो जो हमारा फोर्स का मान आ जाएगा वो आ जाएगा, Q बाई सी को हम पोटेंशियल बोलते हैं। तो हमारा फोर्स का जो इक्वेशन था वो क्या था पहले, Q स्क्वायर बाई 2C स्क्वायर DC बाई DX। ओके, तो अभी क्या हो जाएगा, इसमें हमारा आ जाएगा Q बाई सी को हम भी बोल देंगे, तो यहाँ आ जाएगा V स्क्वायर बाई 2 इंटू DC बाई DX के बराबर। ओके, चलिए, तो अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें पढ़ा है, समझने की बातें हैं जो आपको समझना है, तो आप हमको बताइए। ओके, 3 केस दे रहा हूँ। सबसे पहले ऐसा था ये, ठीक है, ये हमारा कैपेसिटर है, इसमें इतना दूर में के डाई इलेक्ट्रिक भर दिया और इतना दूर में एयर भर दिया, आधा आधा में, आधा आधा दूर में। तो जो हमारा नया कैपेसिटेंस आएगा वो कितना आएगा, C इंटू 2K बाई K प्लस 1। और ये क्या है, डिस्टेंस डिवीज़न वाला पार्ट है। ऐसे ही हमने एरिया डिवीज़न का देखा था, मान लीजिए आधा में एयर भर दिया, आधा में K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक भर दिया, आधा आधा ये, तो जो C2 आएगा वो कितना आएगा, K प्लस 1 बाय 2 इंटू C। अब कंफ्यूज नहीं होना, K को ER भी लिखते हैं, और जब पूरा कैपेसिटर में केवल एयर भरा हुआ है तो C3 का जो मान आएगा वो C के इक्वल आएगा व्हेन नो डाई इलेक्ट्रिक इज यूज्ड। तो इसमें से कौन सबसे बड़ा होगा ये बताइए। एक है डिस्टेंस डिवीज़न, ये क्या था, डिस्टेंस डिवीज़न था, एरिया डिवीज़न, और ये था नो डाई इलेक्ट्रिक। तो इसमें से कौन सबसे बड़ा होगा, तो आपको क्लियर दिख रहा है कि C2 सबसे बड़ा है, फिर आया C1, फिर आया C3। यानी डाई इलेक्ट्रिक डालने से हमारा कैपेसिटेंस का मान, डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है, तो नहीं है डाई इलेक्ट्रिक तो उसमें सबसे कम होगा। फिर हम देखते हैं कि एरिया डिवीज़न अगर इक्वल हो रहा है तो उसका मान सबसे ज़्यादा आता है। इसके बाद हम लोग कुछ और चीज़ देखेंगे, ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आप कह सकते हैं ये समझने की बातें हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इसका
आउटर जो भाग है उसको हम अर्थेड कर दिए हैं पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने क्या किया है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, इनर वाले को अर्थेड कर दिया है और आउटर इज गिवन चार्ज। तीसरा जो मामला है उसमें हमने क्या किया है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, कनेक्टेड, एंड आउटर वाले को, आउटर इज गिवन ए चार्ज। और चौथा है कनेक्टेड स्फीयर्स का मामला, वो भी देखेंगे। चौथा जो मामला है वो है कनेक्टेड स्फीयर। सबसे पहले हमने क्या बोला कि ऐसा करके है और एक उसके अंदर है, ये दोनों कंसेंट्रिक है, इसका रेडियस छोटा a है, इसका रेडियस b है, और बाहर से हमने इसको ग्राउंडिंग कर दिया है स्फेरिकल कैपेसिटर। ऑब्वियस सी बात है जो b है वो a से बड़ा है क्योंकि वो आउटर रेडियस है। इसका जो कैपेसिटेंस का फार्मूला हमने पढ़ा था वो था 4πε0 a b बाय b माइनस a। हमने R1 R2 बाय R2 माइनस R1 भी लिखा था क्योंकि वहाँ पे R1 R2 माना था। अभी क्या कर रहा है कि इसमें ऐसा है और एक और इनर वाला है। इनर वाले को क्या किया है, अर्थिंग कर दिया है। आउटर को अर्थिंग नहीं किया है, आउटर को एक चार्ज Q दे दिया है। ऑब्वियस बात है ये A है स्मॉल और ये रेडियस जो है वो B है। कई लोग रेडियस डायमीटर में भी कंफ्यूज रहते हैं और गलती करके आते एग्जाम में। 4πε0 b² बाय b माइनस ए होगा इसका कैपेसिटेंस का वैल्यू। अंतर क्या है देख लीजिए दोनों में अंतर। फार्मूला में वहाँ पे ए बी था, यहाँ पे b² हो चुका है। अब हमने फिर से देखा कि दो स्फीयर, अब की बार क्या किया ना, इसको कंडक्टिंग वायर से दोनों को जोड़ दिया। ओके, इसका रेडियस a है, इसका b है, दोनों को कनेक्ट कर दिया है, बाहर वाले को चार्ज Q दिया। तो कनेक्ट किया तो अंदर वाले का कोई मतलब रहा नहीं, वो ख़त्म हो गया क्योंकि सारा चार्ज बह के चला गया बाहर वाले कंडक्टर पे। तो जो हमारा कैपेसिटेंस आएगा वो केवल स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है 4πε0 इंटू R, और यहाँ बाहर वाले कैपेसिटर का रेडियस क्या है b है, उसके बराबर हो जाएगा। जो हमने चौथा केस बोला था वो बोला था दो अलग अलग ये है जिसका एक का रेडियस a है, एक जो स्फीयर है उसका रेडियस b है। इन दोनों को हमने जोड़ के रखा है और मान लीजिए इसको Q चार्ज दे दिया है। तो ये क्लियर केस कौन से, मान लीजिए C2 है, तो ये हमारा जो है मामला पैरेलल का है और इसमें हम क्या करते हैं C बराबर हो जाता है, अलग अलग है, पैरेलल रहे नहीं रहे कोई बात नहीं, पैरेलल बोलना, C1 प्लस C2 के बराबर होता है क्योंकि नेट जो है स्टोर करने का क्षमता वो जुड़ जाता है। तो 4πε0 इंटू R होता है एक कैपेसिटर का, इसका हो जाएगा 4πε0 इंटू B जोड़ 4πε0 इंटू A, तो 4πε0 कॉमन आ गया तो B प्लस A के बराबर हो गया। ओके, फिर अब हम लोग देखेंगे एक चीज़, हम लोग देखेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अभी ये सारे टॉपिक के ऊपर हम लोगों को कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए।
सबसे पहले 30-40 सॉल्व एग्जाम्पल देखना चाहिए ताकि पता चले कि कैसा फार्मूला का एप्लीकेशन होता है, और फिर खुद से ट्राई करना चाहिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को खूब सारा बनाना है। मैं भी कोशिश करूँगा कि एक वीडियो बना दिया जाए प्रीवियस ईयर्स को एटलीस्ट डिस्कस करने के लिए, जो भी डाउट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चार्जिंग। सबसे पहले एक तरफ लिखिए चार्जिंग, ओके, और दूसरे तरफ लिखिए डिस्चार्जिंग। अभी बताएंगे इसका मतलब क्या होता है, ये वन नहीं लिखना है। तरफ लिखिए चार्जिंग, दूसरे तरफ डिस्चार्जिंग, ठीक है। तो अभी क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा सर्किट है, ओके, इसमें क्या है, एक रेजिस्टर जुड़ा हुआ है और एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। इसमें एक ऐसा करके स्विच लगा दिया, ओके, और एक बैटरी जोड़ दिया। बैटरी का वोल्टेज भी है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा कैपेसिटर है। तो मान लीजिए कि इसके अक्रॉस वी आर है वोल्टेज, और इसके अक्रॉस क्या है, वी सी है। ये हमारा प्लस है और ये माइनस है। क्लियर बात है, ये स्विच है सी एस। तो क्या होता है, जब एक कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है। कैसा है, कैपेसिटर, रेजिस्टर और बैटरी कैसे में है, देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, और इस की को क्लोज कर दिया गया है। की को क्लोज करना मतलब सप्लाई ऑन। सप्लाई ऑन मतलब होता है स्विच या की क्लोज, कि सप्लाई चालू कर दिया। तो हम देखते हैं, आपको पता है कैपेसिटर का काम ही क्या है, चार्ज को स्टोर करना। कैपेसिटर का काम ही क्या है, चार्ज को स्टोर करना। हम लोग डिस्चार्जिंग बाद में पढ़ेंगे, इधर कम जगह है इसलिए। तो हमारा कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। अब बैटरी को ऑन कर दिया तो बैटरी ने सप्लाई देना शुरू कर दिया, तो कैपेसिटर पे क्या होगा, चार्ज बढ़ना शुरू हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग। तो इसमें हमको निकालना है कि किसी भी टाइम टी पे चार्ज एट एनी इंस्टेंट। अब देखिए बैटरी कनेक्टेड है तो ही तो चार्जिंग होगा, यस। तो हमारा जो वोल्टेज होगा वो कुछ तो कैपेसिटर को मिलेगा और कुछ रेजिस्टर को मिलेगा। और कैपेसिटर का वोल्टेज का फार्मूला था Q/C, और रेजिस्टर के लिए वोल्टेज का फार्मूला होता है I/R के बराबर, V बराबर IR। और I को हम लोग क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। इसको हम लिख सकते हैं Q/C। I को लिख सकते हैं dQ/dt इंटू R, ओके। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जो हमारा किसी भी इंस्टेंट पे जो Q होता है, Q वो हो जाता है C इंटू V 1 माइनस E की पावर माइनस T/RC के बराबर। इसका क्या मतलब है, किसी भी इंस्टेंट T पे जो चार्ज होगा उसका इतना मान होगा। अब हम मानते एट टाइम जो है हमारा वो इक्वल टू है RC के बराबर, और इसको हम बोल देते हैं टाउ। टाइम जो RC के बराबर इसको बोलते हैं टाउ, जिसको बोलते हैं हम लोग टाइम कांस्टेंट। तो हम लोग जब रेजिस्टर और कैपेसिटर का वैल्यू को गुना कर देंगे तो हमको उस सर्किट का टाइम कांस्टेंट मिल जाएगा। तो जब T बराबर RC रख देंगे तो Q का मान क्या आ जाएगा, Q0 इंटू, यानी इनिशियली में जो चार्ज था, इंटू E की पावर -1। यहाँ पे Q0 क्या है, Q0 कितना है, CV। C और V को हमने बोला है Q0 के बराबर, ओके। तो इसका जो मान आ जाता है वो आता है 0.632 इंटू Q0।
यानी अगर हम एक टाइम कांस्टेंट के बराबर समय पे चार्ज देखेंगे कि कितना चार्ज जमा हो गया कैपेसिटर पे, तो कितना आएगा 0.632 इंटू क्यू नॉट के बराबर इतना हमको आएगा। इसका क्या मतलब है कि हमको एक टाइम कांस्टेंट में कितना परसेंटेज चार्ज हो गया, 63.2%। इसका क्या मतलब है, सो इन चार्जिंग, जब चार्ज हो रहा है, चार्ज इंक्रीजेज टू 63.2% ऑफ चार्ज इन टाइम इक्वल टू टाउ। यानी एक टाइम कांस्टेंट में कितना चार्ज चला गया, 63.2%। अब चार्ज का मान आ गया तो हमको किसी भी समय पे करंट एट एनी इंस्टेंट बता सकते, नहीं बता सकते, यस। तो करंट जो होता है इसका डिफरेंशिएशन dq बाई dt के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा I नॉट इंटू ई के पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, जबकि I नॉट का मान कितना होगा, यहाँ पे I नॉट जो हमने लिखा है वो होगा आपका Q नॉट बाय आर सी के बराबर। I नॉट का मान क्या है, Q नॉट बाय आर सी। ऐसे करंट बता दिए तो पोटेंशियल भी बता देंगे। तो पोटेंशियल जो होगा कैपेसिटर पे एट एनी इंस्टेंट, वो जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, इनिशियल पोटेंशियल इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी के बराबर। आर सी है ये, क्लियर लिखिए, भी बराबर है भी नॉट इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी के बराबर। ओके, तो ये तीन चीज़ हमने बताया। ऐसे ही हमारा डिस्चार्ज सर्किट होगा। तो डिस्चार्ज कब होगा, जब चार्जर से निकाल दिए उसको, चार्जर मतलब बैटरी, तो बैटरी अगर सर्किट से रिमूव कर देंगे, पहले क्या किए, बैटरी लगा के कैपेसिटर को चार्ज कर दिए, और उसके बाद बैटरी को रिमूव कर दिए। तो मान लीजिए व्हेन ए चार्ज्ड कैपेसिटर रेजिस्टेंस, देखिए यहाँ पे चार्ज वाला कैपेसिटर लगाया हुआ है और एक रेजिस्टर एंड की बोलिए चाहे स्विच बोलिए इज कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों को क्या किया, सीरीज में कनेक्ट किया, कनेक्टेड इन सीरीज। और की को क्या कर दिया आपने, क्लोज कर दिया, यानी सर्किट को कंप्लीट कर दिया। तो क्या होगा, देन एनर्जी जो किस में स्टोर था, स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज यूज्ड टू, यानी कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर था वो करंट की तरह बहेगा, यूज टू सर्कुलेट करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में करंट की तरफ आएगा। तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, यहाँ पे एक कैपेसिटर लेंगे, बड़ा सा कैपेसिटर बना दिया हमने, रेजिस्टर लेंगे, एक स्विच है जिसको हमने क्लोज कर दिया है, और इसमें बैटरी नहीं लेंगे, काहे कि डिस्चार्ज सर्किट है। तो ये कैपेसिटर, ये रजिस्टर, इस पे जो वोल्टेज है वो है VC, इस पे जो वोल्टेज है वो है VR। ओके, तो हमको देखना है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे चार्ज कितना होगा। पहला चीज़ जो देखना है, चार्ज एट एनी इंस्टेंट कितना होगा। तो आपको पता है VC प्लस VR बराबर 0 होगा, क्योंकि सर्किट में बैटरी है नहीं, तो नेट वोल्टेज 0 होना है। हमारा जो Q होगा ना, वो क्या होगा, होगा Q नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी के बराबर।
वहाँ पे क्या होता था क्यू नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यहाँ पे कितना होगा क्यू नॉट गुने ई की पावर। अब इसी में वही बात फिर से एट टी इजिकल टू टाउ, जिसको कि हम आर सी बोलते हैं, जिसको हम टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो टी इजिकल टू टाउ रख देंगे तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा क्यू नॉट ई का पावर -1, और ये माना जाएगा 0.368 इंटू क्यू नॉट। इसका क्या मतलब है कि सो इन डिस्चार्जिंग, जब डिस्चार्ज हो रहा होगा, चार्ज डिक्रीजेज टू कितना परसेंट डिक्रीजेज टू का क्या मतलब है, पहले 100 पे था तो वहाँ से घट के कितने पे चार्ज आ गया 36.8% पे, यानी कितने का लॉस, 100 में से इतना घटा दीजिए 63.2 का लॉस। चार्ज डिक्रीज होकर कहाँ पे आ गया 36.8% ऑफ द इनिशियल चार्ज, यानी शुरू में जितना चार्ज था कैपेसिटर पे एक टाइम कांस्टेंट में वो घट के 36.8% ऑफ द इनिशियल चार्ज इन टाइम इक्वल टू टाउ, इतने टाइम में। ऐसे ही अगर हम दूसरा पॉइंट है करंट देखेंगे, करंट एट एनी इंस्टेंट, इसमें क्या आ जाएगा हमारा आई बराबर क्या होता है डी क्यू बाई डी टी। क्यू का मान कितना है, हो जाएगा माइनस आई नॉट, यहाँ पे करंट उल्टा है माइनस है, आई नॉट ई की पावर माइनस टी बाई आर सी के बराबर। यहाँ पे आई नॉट बराबर क्या होगा क्यू नॉट बाई आर सी। लिखना ज़रूरी है, लिख लीजिए, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा कि चल क्या रहा है। और तीसरा जो हमारा बात है वो है पोटेंशियल एट एनी इंस्टेंट। इसका फार्मूला सेम हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा v नॉट ई का पावर माइनस टी बाई आर सी के बराबर। ओके, लिख लीजिए, ठीक है। तो अब हमको एक क्वेश्चन बनाना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या है कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है C1, फिर एक कैपेसिटर है C2, ठीक है। उसके अक्रॉस फिर कैसा है, एक रेजिस्टर ये है, एक रेजिस्टर ये है, इसका मान है R1, का मान है R2, जैसा लिखा हुआ वैसा है, दिमाग नहीं लगाने का। ओके, ये जो है वो है VO, बैटरी है। हमको बोलते हैं फाइंड द टाइम कांस्टेंट फॉर गिवन सर्किट इफ R1 का मान है 4 ओम, R2 का मान है 12 ओम, C1 का मान है 3 माइक्रोफैराड और C2 का मान है 6 माइक्रोफैराड। अब क्लियर बात है, हमको टाइम कांस्टेंट पूछा है, रोक के आप सॉल्व करिए। टाइम कांस्टेंट होता है वो होता है R इंटू सी के बराबर। यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 R है, 2 C है, तो हमको इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, ये दोनों सीरीज में है तो इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो क्या आएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 के बराबर। और ये दोनों पैरेलल में है, इसका जो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएगा वो क्या आएगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ऐसे तो होता है पैरेलल रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट, ऐसा आता है क्योंकि फार्मूला क्या होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। कब, जब रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है। और जब कैपेसिटर सीरीज में होता है तो क्या होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। देखिए दोनों उलट पुलट है, कोई लोग ये भी गलती करके आ जाता है कि रजिस्टर वाला याद है तो कैपेसिटर को भी सेम मार दिए, गलत हो गया।
हमारा C का मान कितना निकल के है, पहला है 6 माइक्रोफेराड गुने 3 माइक्रोफेराड बाय 6 + 3 यानी 9, तो 3 से कट गया, तो ये आ गया 2 माइक्रोफेराड। और रेजिस्टर कितना आ गया, 12 और 4 है, तो 12 गुने 4 बाय 12 + 4 यानी 16, तो आ गया 3 ओम के बराबर। तो हमको जो निकालना है टाइम कांस्टेंट, वो सर्किट कैसा बन गया, वो बन गया ये और ये बैटरी भी हो, ये कितना मान आ गया, 2 माइक्रोफेराड और 3 ओम। तो जो टाइम कांस्टेंट होगा टाउ, वो हो जाएगा R × C, यानी 3 गुने 2 गुने 10 के पावर -6, क्योंकि माइक्रो है तो हो जाएगा 2 गुने 10 का -6, इतना सेकेंड, यानी 3 दूना 6 माइक्रो सेकेंड इज द आंसर। ओके, एक और सवाल देखेंगे। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है बट कोई बात नहीं, सीखना है हमको। एक और लेक्चर देखेंगे, क्वेश्चन है, सॉरी एक और लेक्चर नहीं, क्वेश्चन एक और देखेंगे। ए कैपेसिटर ऑफ 2.5 माइक्रोफेराड इज चार्ज्ड थ्रू ए सीरीज रेजिस्टर of 4 mega ohm in what time the potential drop across the capacitor will become 3 times that of the resistor। ओके, दिया हुआ है ln2 का मान है 0.693। चलिए सॉल्व करिए भैया लोग। हाँ, तो क्या दिया है, एक कैपेसिटर है, उसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टर है, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। कैपेसिटर कितना है, 2.5 माइक्रोफेराड का, रेजिस्टर कितना है, 4 मेगा ओम। ठीक है, तो इसके अक्रॉस हमने माना कि वोल्टेज ड्रॉप आएगा, वो आएगा VR, इसके अक्रॉस आएगा VC। इसको क्या किया हुआ है, कैपेसिटर चार्जिंग हो रहा है, चार्ज हो रहा है थ्रू है, चार्ज हो रहा होगा तो बैटरी तो लगाना ही पड़ेगा, तो मान लीजिए बैटरी है VO। तो व्हाट टाइम द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर विल बिकम 3 टाइम दैट ऑफ रेजिस्टर। यानी क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि जो VC आएगा वो 3 टाइम VR हो जाएगा, उसके लिए हमको टाइम का मान बता दो। ठीक है, तो आपको पता है चार्जिंग के लिए जो VC का मान होता है वो होता है इनिशियल वोल्टेज इंटू 1 माइनस e⁻⁻t/RC। और आपको पता है क्या चीज़, तो यहाँ से और एक चीज़, ये हो गया VO। ओके, तो हमको क्या यहाँ से पता चल रहा है, हमको पता चल रहा है कि VC बराबर 3 VR है, तो क्या हो जाएगा, जो इनिशियल, ये VO को हम लिखें क्या, VC + VR, क्योंकि बैटरी तो पूरा, बैटरी का वोल्टेज इन दोनों में बंटवारा हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं VO बराबर VC के बदले 3 VR + VR, यानी V जो R आएगा वो आएगा 4 VR बटा VO, VO/4, और VC कितना आ जाएगा, 3 VO/4 के बराबर यहाँ से। ओके, चलिए, तो हमको पता चल गया VC बराबर क्या करना है, 3/4। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, VC बराबर 3/4 VO है, यानी यही तो है 3/4
4 इंटू वी ओ। क्लियर। तो यहाँ से वी ओ, यहाँ से हमने वी सी बराबर वी सी कर दिया यहाँ से। ओके, तो कितना आ गया ये, यहाँ से हमको पता चला कि 3/4 है ये। तो वी ओ से वी ओ कट गया, तो 1 माइनस 3/4 बराबर होगा ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, यानी 3/4 में से 1/4 जो हो गया वो हो गया ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब पलट देंगे तो ये हो जाएगा 4 का पावर -1 बराबर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी। यानी हमने क्या बोल सकते हैं कि 4, दोनों का माइनस है तो 4 बराबर हो जाएगा ई की पावर टी बाई आर सी। जब भी ई दिया रहता है हम दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लॉग ले लेते हैं। तो यहाँ लगा देंगे एल एन, यहाँ भी लगा देंगे एल एन। तो क्या हो जाएगा एल एन ई समथिंग, तो एल एन 4 बराबर हो जाएगा टी बाई आर सी। यानी आप इसको लिख सकते हैं एल एन 2 की पावर 2, पावर जो लॉग में सामने आ जाता है बराबर टी बाई आर सी, है ना। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, जो टी का जो मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है आर सी इंटू 2 इंटू एल एन 2। इसका मान कितना हो जाएगा 2 गुने आर का मान कितना था 4 मेगा, यानी 10 की पावर 6 ओम, गुने सी का मान था 2.5 इंटू 10⁻⁻6 गुने 2 आर सी हो गया एल एन 2 का मान कितना था 0.693। यहाँ से ये चला गया, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है 13.86 सेकेंड। तो ये हमारा, तो यहाँ पे हमारा जो है कैपेसिटर चैप्टर का थ्योरी पार्ट ख़त्म होता है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा जर्नी टू स्टार्ट मोर एंड मोर क्वेश्चंस। अगर आपको और भी 1-2 क्वेश्चन देखना रहेगा तो आप हमेशा जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं, उसको सॉल्व किया जाएगा। मैं चाहता हूँ एक और क्वेश्चन ले लूँ इसमें। ओके, जो क्वेश्चन है वो है ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फॉर्म बाय 2 प्लेट ईच ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 mm। हम बोल रहे हैं ए डाई इलेक्ट्रिक ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना दिया हुआ है 5 एंड डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिया हुआ 1.9 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर इज फील्ड between the plates, find the maximum charge। that can be stored on the capacitor without causing डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। क्या बोल रहा है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको 2 प्लेट से बनाया गया है। दोनों प्लेट का जो एरिया है हर एक का 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस डी है वो 1 mm है। इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है और उसका जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो है 1.9 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किसको बोलते हैं, क्योंकि इससे बड़ा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो क्या हो जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो हमको बोलता है कि चार्ज बताओ, मैक्सिमम चार्ज बताओ जो इसको डाइलेक्ट्रिक को ब्रेक डाउन किए बिना इसको वो हो सके। तो हम बोलते हैं कि मान ले चार्ज ऑन कैपेसिटर जो निकालना है उसको हमने मान लिया Q। तो चार्ज डेंसिटी कितना हो जाएगा सिग्मा Q/A। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, क्या होता है, सिग्मा बाय ए एप्सिलॉन नॉट होता है। और यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक है तो एक और ई आर आ जाएगा, जिसको ई आर का वैल्यू कितना दिया है, सिग्मा को हम लिख सकते हैं, सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के, क्योंकि ई आर का मान के बराबर दिया है। ओके, अब हमको पता है जो इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, कितना है 1.9 गुने 10 के पावर 7 वोल्ट पर मीटर। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड शुड नॉट एक्सीड ये वैल्यू, नहीं तो ब्रेक डाउन ही हो जाएगा अगर इससे एक्सीड हो गया तो, एक्सीड ये। ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है वो कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए 1.9 गुने 10 के पावर 7 से। मैक्सिमम के केस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इतने के बराबर हो सकता है, यानी Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू के का मान हो सकता है 1.9 गुने 10 की पावर 7 के बराबर। तो हमारा ए का मान, ए का जो मान है वो कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्यू निकालना है हमको, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 8.85 गुने 10 की पावर -12 गुने के का मान कितना दिया हुआ है डाइलेक्ट्रिक का 5 बराबर है 1.9 गुने 10 की पावर 7। तो यहाँ से जो हमारा मान निकल के आता है वो आता है 8.4 गुने 10 की पावर -6 कूलम। जो मैक्सिमम चार्ज हम स्टोर कर सकते हैं वो इतना। तो ओके, थैंक यू। ये चैप्टर अभी यहाँ पे ख़त्म हुआ, बाकी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस और डॉट सेशन हमेशा ही ले सकते हैं।